मैं शादी होकर ससुराल में आई तो ससुराल का माहौल मेरी तवक्को के मुताबिक ही था। मैं बहुत खुश थी कि यहाँ पर सभी मेरा ख्याल रखने वाले थे। ससुराल में एक ननद थी, एक सास, एक देवर और मेरा शौहर। सभी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जब शादी के कुछ ही दिन बाद मेरे शौहर की मलेशिया वापसी हुई तो मैं परेशान हो गई कि अब मैं उनके बगैर कैसे रहूँगी, ना जाने कब तक मुझे उनके बगैर रहना पड़ेगा। मगर वो बार-बार मुझे तसल्ली देने लगे कि जल्दी ही मुझे अपने पास बुला लेंगे। गो कि मुझे इन वायदों पर यकीन नहीं था। मैंने यही देखा था कि जो भी शौहर हज़रात थे, वो बाहर जाकर गोया अपनी बीवी को भूल ही जाते थे। उसे अपने पास बुलाना तो दूर की बात, वो खुद भी कई-कई साल बाद वापस लौटते थे। मैंने अपने दिल को मुश्किल से समझा-बुझा कर राज़ी कर लिया था। रोज़ाना ही मेरी उनसे फ़ोन पर बात होती थी। घर में मेरे देवर की हैसियत किसी नौकर जैसी थी। जब भी मैं उसे भाग-भाग कर सारे घर के काम करते देखती तो मैं अक्सर अपनी सास से कहती, आपका ये बेटा बिल्कुल दीवानों जैसा है। सारा दिन में घर की औरतों की तरह काम करता रहता है, क्या ये जॉब नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता? सास तंजिया अंदाज में कहने लगी, ये मेरा बेटा सुतीला है, ये सब अपनी मर्जी से कर रहा है, ये कोड़ मगज है, ना कुछ पढ़ सकता है, ना इसके भेजे में कोई बात बैठती है। बस ये पागलों की तरह अजीब अजीब हरकतें ही करता रहता है। मैंने देखा था कि जैगम के हाथ में बहुत जायका था, वो खाना बहुत अच्छा बनाता था और बाकी सारे काम भी बहुत सुगड़ औरतों के अंदाज में करता था। मेरे जब भी पहली बार कपड़े धोकर उसने इस्त्री की तो कितनी देर तक मैं हैरत ज़दा रही थी। मुझे हिचकिचाहट होने लगी थी कि मैं अपने देवर से अपने काम कराऊं। लेकिन शोहर ने कहा, उसे ये सब करने की आदत है, तुम ज्यादा महसूस मत किया करो। अब तो मेरे पास आने की तैयारी कर लो, मैं जल्दी तुम्हें बुलाने वाला हूँ। और फिर थोड़े ही अरसे बाद उन्होंने मेरे लिए वीज़ा भेज दिया। मेरे सारे कागजात मुकम्मल हो गए थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, उस दिन मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए गई तो उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए अपने गले से लगा लिया था। जीती रहो बेटी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें बहुत अच्छे घर में ब्याह कर भेज रही हूँ। शोहर तुम्हारी कदर भी करेगा और तुमसे मोहब्बत भी करेगा। और देखो, मेरा ये ख्याल गलत साबित नहीं हुआ। अब मैं अपने शोहर के पास मलेशिया में आ गई थी। यहाँ पर जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसी। जैसा मैंने सोचा था मुझे सब कुछ वैसे ही मिला था। मेरे शोहर मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। रोजाना मुझे घुमाने फिराने के लिए लेकर जाते थे। कितने कितने घंटे हम पार्कों में, सड़कों पर, होटल में इधर उधर घूमते रहते थे। वो टैक्सी चलाते थे और जो भी कमाते थे वो घर भेज दिया करते थे। मगर अब उन्होंने मेरी छोटी-छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया था। जब वो घर वापस आते तो वो उनकी थकन का एहसास करके घर में ही बैठी रह जाती। कई बार दिल चाहता कि मैं नौकरी कर लूँ, मगर मेरे शौहर को ये बात पसंद नहीं थी कि मैं खुद को थकाऊँ। और अब तो अल्लाह ने मुझ पर करम भी कर दिया था, मैं माँ बनने वाली थी। इस हालत में तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम की भी ज़रूरत थी। माँ जब भी फ़ोन करती हज़ारों नसीहतें और हदायत करती, और जब अपनी सासों माँ से बात होती तो वो भी मुझे बहुत सारी हिदायतें देती। उनकी खानदान का ये पहला बच्चा था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश थी। इन दिनों मेरे शौहर आप पहले से थोड़े परेशान नज़र आने लगे थे। अब वो अपनी बहन की शादी करने वाले थे, जो कि शादी के बाद अपने शौहर के साथ अमेरिका जाने वाली थी। वो लोग बहुत अमीर थे। किसी तरह से ही मेरे ससुराल वालों के हम पला नहीं थे। न जाने कैसे उन्होंने सबा को पसंद कर लिया, उसे अपने खानदान की जीनत बनाने पर भी तैयार हो गए। मेरी सास को तो अभी तक जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरे शौहर इन्हें बार बार कहते रहे कि आप इन लोगों से मिलकर सारी जान पहचान कर ली। मैं हैरान रह गई जब मुझे पता चला कि ये रिश्ता जैगम ने करवाया है और वो इसका दोस्त कोई गसन था, जिसे पाकिस्तानी सुलझी हुई शरीफ लड़की के साथ शादी करनी थी। यूं मेरे शौहर के मना करने के बाद ही मेरी सास ने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया था, बल्कि हर बार मेरे शौहर को मुतमईन करती रही कि रिश्ता हर लिहाज से अच्छा है, तुम किसी किस्म की फिक्र मत करो। और जो सबा रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई थी, अब उसकी रुखसती होते ही सारे अंदेशे दम तोड़ देते थे। जल्दी वो अपने शौहर के पास से अमरीका चली गई। इन दिनों मेरी सास के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया था। जब भी मेरे शौहर घर फ़ोन करते तो जैग में ही कॉल उठाता था, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रही, बाद में कॉल कर लीजिएगा, आपकी बात करवा दूंगा। सास अब बात पहले से भी ज्यादा मुझसे करने लगी थी। मेरे शोर परेशान थे, न जाने वो मुझसे किस बात पर नाराज है जो मुझसे बात नहीं करती, मगर वो हंसकर मेरे शोर की सारी खिफगी को नजरअंदाज कर दिया करती थी। जिंदगी के सफर में इंसान कई ख्वाब देखता है, मगर तबीरें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। मलेशिया में गुजरा वो वक्त मेरी जिंदगी का सुनहरी दौर था, जहाँ मेरी बेटी की पैदाइश ने हमारे घर की खुशियों से भर दिया था। अल्लाह ने मुझे बेटी दी थी और हम दोनों को अपनी बेटी से बहुत प्यार था। वो हमारी आंखों का तारा थी और मेरे शौहर तो अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे। मेरी सारी उम्मीदों का मरकज हमारी बेटी ही थी। हम उसके लिए एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब बुनते थे और मेरे शौहर दिन रात मेहनत करते थे ताकि उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। फिर एक दिन अचानक कुदरत ने करवट ली और मेरी जिंदगी के सारे रंग उड़ गए। मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया। वो हंसते खेलते
खेलते घर से निकले थे, मगर वापसी एक अधूरा खबर की सूरत में आई। मेरी सारी दुनिया अंधेर हो गई। उस प्रदेश में जहाँ मेरा कोई सहारा न था, मैं अपने शोहर की बेजान वजूद को देकर साख्त रह गई। जब मैंने ससुराल में कॉल की ताकि इन्हें इस क़यामत की खबर दूँ, तो फ़ोन जैग में उठाया। मेरा ख़्याल था भाई की मौत की खबर सुनकर वो तड़प उठेगा, मगर उसके लहजे की सर्द मेहरी ने मुझे हिला कर रख दिया। वो कहने लगा, मैं लाश को यहीं दफना दूँ, उन लोगों को लाश नहीं चाहिए, जहाँ लाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं हैरान और परेशान थी, कोई इतना संग दिल कैसे हो सकता है? वो भाई जिसने अपनी बहन की शादी के लिए और घर के अखराजात के लिए अपनी जवानी परदेस में घोल दी, उसके साथ ये सलूक। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने शोहर की मैयत को पाकिस्तान लेकर जा सकती। मैंने बहुत चाहा वो अपने मुल्क की मिट्टी में दफन हो, मगर हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। उसे मैंने वहीं मलेशिया में दफना दिया और वहीं तनहा अपनी बेटी का पेट पालने की मैं नौकरी करने लगी थी। कितने साल मैं नौकरी करती रही, परदेश की सख्तियाँ झेलती रही। बेटी को पालना, अकेले ज़िंदगी की जंग लड़ना कोई आसान काम ना था। फिर एक दिन जब मैं हिम्मत हार गई और अपनी बेटी को लेकर वापस पाकिस्तान आई, तो अपने माँ के घर पहुँचते ही उनके गले लगकर मैं बहुत रोई थी। मैंने अपने दुख बाँटे कि अम्मी, मैं जवानी में बेवा हो गई। मेरी बेटी बाप के साये से बिछड़ गई, हमने कितना बुरा वक़्त देखा। तब मैंने अपनी माँ से अपने ससुराल वालों के बारे में पूछा, वो अब कहाँ हैं? माँ ने बताया कि काफ़ी अरसे से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, वो लोग तो जैसे कट कर रह गए। मैं अपनी सास से अपनी बेटी को मिलवाने के लिए उनके घर में लेकर आ गई। उस आलीशान घर की दीवारों से अब खुशी नहीं बल्कि एक अजीब-सी वहशत टपक रही थी। मैंने जब अपनी सास को इस हाल में देखा, तो मेरे कदम वहीं जम गए। वो औरत जो अपने बेटे से बेपनाह प्यार करती थी, जिसका अपने बेटे के ज़िक्र पर चेहरा खिल उठता था, आज इस हाल में क्यों थी? मुझे याद था कि जब हम मलेशिया में थे, सास फ़ोन पर घंटों अपने बेटे से बातें करती, उसे दुआएँ देती और उसकी एक-एक बात पर वारी-वारी जाती थी। शौकत भी अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए पार्ट टाइम काम करता था। फिर ये क्या हुआ कि आज वही माँ उस महल जैसे घर में एक कचरे के ढेर की तरह पड़ी थी। मैं बोझल कदमों से उनका करीब पहुंची। कमरे में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी, जैसे कई दिनों से यहाँ सफाई ना की गई हो। सास की आंखें छत की तरफ जमी थी, शायद वो बोलना चाहती थी, मगर उनकी जुबान ने उनका साथ छोड़ दिया था। मैंने आस्ता से उनका हाथ थामा, जो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका था। अम्मी जी, मैं आई हूँ, शौकत की बेटी को लेकर आई हूँ। मैंने लरजती आवाज में कहा। शौकत का नाम सुनते ही उनकी आंखों के पुगोटे हल्के से थरथराए और उनकी आंखों के गोशों से आंसू बहकर उनके कंधे रुखसारों पर गिरने लगे। उनके गंदे लिबास पर जमी गर्द और राल के निशानात इस बात की गवाही दे रहे थे कि इस घर में दौलत तो बहुत थी, मगर इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। मैंने कमरे का जायजा लिया। दीवार पर शौकत की एक पुरानी तस्वीर लगी थी, जिस पर धूल की मोटी तह जमी थी। इस तस्वीर को देखकर मेरा दिल कट कर रह गया। जिस बेटी ने अपनी माँ की आसूदगी के लिए अपनी जान दे दी, उसकी माँ को इस हाल में छोड़ दिया गया था। मुझे रह रहकर जैगम के वो अल्फाज याद आ रहे थे, हमें लाश नहीं चाहिए। क्या जैगम ने सास को कभी बताया भी था कि उनका प्यारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, या उसने कोई और ही कहानी गढ़ रखी थी? मेरी बेटी डर कर मेरे पीछे छुप गई थी। वो इस माहौल से नावाकिफ थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बदहाल औरत इसकी दादी है। मैंने हिम्मत जमा की और किचन की तरफ गई ताकि उनके लिए कुछ खाने को ला सकूं या पानी पिला सकूं, मगर किचन का हाल देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। वहां पर हर चीज बिखरी पड़ी थी। आईंती कराकरी पर जाला लगा हुआ था, मगर फ्रिज में कुछ खास ना था। ऐसा लगता था कि इस घर में रहने वाले सिर्फ अपनी जात की हद तक महदूद थे। तभी बाहर से एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे अंदाजा था कि अब मेरा सामना ऐसे हकीकत से होगा जिसने मेरे हंसते बसते खानदान को इस मोड़ पर ला खड़ा किया था। सास की वो बेबस नजरें अब भी मुझ पर जमी हुई थी, जैसे वो मुझसे कुछ मांग रही हो, कोई माफी या शायद कोई मदद। मैंने सोचा, जो औरत बिल्कुल अकेली हो गई, अपने बेटे और बेटी के लिए तड़पती थी, उसके साथ जैगम ने ऐसा क्या सलूक किया कि वो आज जिंदा दरगोर हो चुकी थी। कमरे में मौजूद वो कीमती पर्दे फानूस सास की इस हालत का मजाक उड़ा रहे थे। मैंने एक कपड़ा उठाया और सास का मुंह साफ करने लगी। उनके जिस्म से उठती बू मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी, मगर ममता और रिश्ते का भरम मुझे वहीं रोके हुआ था। मैं सोच रही थी कि अगर शौकत जिंदा होता और अपनी माँ को इस हालत में देखता, उसका क्या हाल होता। वो शख्स जो अपनी माँ की एक पुकार पर सब कुछ छोड़ देता था, उसकी माँ को आज एक बूंद पानी देने वाला कोई भी ना था। घर की इस खूबसूरती के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा था, कोई ऐसी कहानी जो जैगम ने बड़ी महारत से छुपा रखी थी। मैंने देखा कि सास के हाथ की उंगलियां मुड़ी हुई थी, जैसे वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। क्या इन्हें जैगम पर भरोसा करने की सजा मिल रही थी, या फिर ये वही मुकाफत अमल था जिसका शिकार हर वो इंसान होता है जो अपनों के साथ धोखा करता है? मैं वहीं खड़ी उनकी हालत जार देखती रही और मेरे जेल में हजारों सवाल गर्दिश करने लगे, जिनका जवाब सिर्फ जैगम या मेरी सास ही दे सकती थी। या मैं अभी सास की व्हील चेयर के पास खड़ी उनकी बदहाली पर आंसू बहा रही थी कि अचानक कमरे के बारीक पर्दे हिले।
दरवाजे पर एक साया लहराया। मैंने चौंक कर मुड़कर देखा तो जागम सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर वो पुरानी मासूमियत और सादगी अब कहीं भी नहीं थी जो मैंने बरसों पहले देखी थी। उसके लिबास से इमारत टपक रही थी। बालों का स्टाइल बदला हुआ था और कलाई पर एक महंगी घड़ी चमक रही थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी सर्दी थी जो इंसानियत को मुजमद कर दे। मुझे वहां देखकर उसके माथे पर एक शिकन तक न आई, बल्कि उसके लहू पर एक जहरीली और फातिहाना मुस्कुराहट रक्स करने लगी। मैंने तड़प कर उसे पूछा, जैक मुझे सब क्या है? तुमने माँ जी का ये क्या हाल कर रखा है? क्या तुम्हें जरा भी खुदा का खौफ नहीं आता? तुम इतने बड़े और आलीशान घर में रह रहे हो, बाहर इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, नौकर चाकर होने चाहिए, मगर तुमने अपनी सगी माँ को इस साल में क्यों छोड़ा है? तुम इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहे? उनके कपड़े देखो, उनका हुलिया देखो, उनके मुंह से राल टपक रही है और कोई साफ करने वाला भी नहीं। क्या कोई इंसान अपने खून के साथ ऐसा संग दिलाना सलूक कर सकता है? मेरी आवाज में गुस्सा, करब और हैरत का समुद्र ठाटे मार रहा था। मैं चाहती थी वो शर्मिंदा हो, कोई माजरत करे या कम अज कम उस बदहाली की कोई वजह बताए, मगर जो जवाब उसने दिया उसने मेरे पांव तले से जमीन निकाल दी। जैग में एक लंबा और तलख कहका लगाकर हंस पड़ा, एक ऐसा कहका जिसमें बरसों की कुड़न, छुपी हुई नफरत और इंतकाम की आग भरी थी। वो कहने लगा, डॉक्टर, इलाज और हमदर्दी? भाभी, आप शायद आप भी ख्वाबों की दुनिया में रह रही हैं। आपको लगता है कि इनका इलाज कराऊंगा? ये औरत इसी काबिल है, इसे इनके किए की सजा मिल रही है। मैं तो हर सुबह उठकर इनका ये चेहरा देखता हूँ ताकि मेरा दिल सुकून पा सके। मैं तो बस इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि ये कब तक इस जिल्लत भरे अजाब को झेलती है। ये जितना तड़पेगी मुझे इतना ही करार आएगा। मैं हैरान परेशान थी कि मेरी सास ने ऐसा क्या किया था और जैगुन कैसी बातें कर रहा था। मेरे लिए तो ये एक बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली सास है जिन्होंने मेरा हमेशा ख्याल रखा और अपने बेटों पर जान शिक दी थी। मैंने लड़ती आवाज में पूछा, जैगुन तुम पागल तो नहीं हो गए? ये वही माँ है जिसने तुम्हें पाला, जिसके तुम सबसे लाडले बेटे थे, जिसने मेरे शोर से ज्यादा तुम्हारी फिक्र की। तुम इतने एहसान फरामोश कैसे हो गए? तब जैगम के चेहरे पर नफरत के बादल मजीद गहरे हो गए। वो मेरे करीब आया, उसकी आंखों में वहशत थी। वो एक एक लफ्ज चबा कर कहने लगा, मेरी माँ नहीं भाभी, कभी नहीं, ये मेरी माँ नहीं, ये तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। हकीकत तो ये है कि मैं उनको सतीला बेटा, मेरी असल माँ मेरे अब्बा की दूसरी बीवी थी जो एक बहुत ही गरीब और शरीफ घराने से ताल्लुक रखती थी। वो मासूम औरत सिर्फ मोहब्बत की तलाश में इस घर आई थी, मगर ऐसी बेरहम दिल औरत ने उसकी जिंदगी जन्नत बना दी थी। मेरी माँ की मौत के बाद जब मैं बिल्कुल छोटा था, अब्बा मुझे यतीम और बेसहारा समझकर यहाँ लेकर आए थे। इन्हें उम्मीद थी कि इनकी पहली बीवी और सतीले बच्चे मुझे पढ़ा लेंगे, मुझे सीने से लगाएंगे, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। उसने कमरे के आलीशान फर्नीचर और कीमती फनूसों की तरफ हकारत से इशारा करते हुए कहा, आपने मुझे शादी के वक्त घर के काम करते देखा था ना? आप अक्सर सास से कहती थी कि मैं दुबानों की तरह सारा दिन झाड़ू पोछा और बर्तन करता रहता हूँ। वो मेरा शौक नहीं था भाभी, वो मेरी सजा थी। उन्होंने मुझे इस घर का बेटा नहीं बल्कि एक मोतबर नौकर बनाकर रखा था। जब तक अब्बा जिंदा रहे जी, औरत मेरे सामने प्यार का नाटक करती थी, मगर उनके पीठ मोड़ते ही ये मेरा जीना हराम कर देती। मैं किचन में खाना बनाता था, आपके और सबा के कपड़े धोता था, जूतों को पॉलिश करता था, क्योंकि मुझे डराया गया था कि अगर मैंने जरा सी भी सुस्ती दिखाई तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। वो एक लम्हे के लिए रुका, जैसे माजी का तलख जख्म उसे आज भी दर्द दे रहे हो। मुझे वो सर्द रातें याद हैं जब मैं किचन के ठंडे फर्श पर सोता और ये लोग ऊपर नरम बिस्तरों पर ख्वाब देखते थे। मुझे वो दिन याद है जब मैं भूखा होता था और ये औरत अपने बच्चों के सामने गोश्त और लजीज खाने रखती थी और मुझे बची खची रोटी डाली जाती थी। उसने मुझे कभी बेटा कहकर नहीं पुकारा, मुझे हमेशा नौकर, कम वक्त या कोर मगज कहकर मेरी तजलील की। उसने सबको ये बताया कि मेरे भेजे में कोई बात नहीं बैठती, मैं पढ़ लिख नहीं सकता। हालांकि हकीकत ये थी कि उसने मुझे कभी स्कूल जाने नहीं दिया ताकि मैं हमेशा इसका गुलाम बनकर रहूं। मैं कहूँगा खड़ी इसकी दास्तान गम सुन रही थी। वो माजी का जख्म एक एक करके देख रहा था। वो कहने लगा, मैं खामोशी से सब सहता रहा क्योंकि मैं जानता था कि एक ना एक दिन मेरा वक्त आएगा। मैंने अपनी जवानी से किचन और गंदगी में गुजार दी ताकि एक दिन इन सब से हिसाब ले सकूं। जब आपके शोहर की मौत मलेशिया में हुई तो मुझे पता था कि अब मेरा रास्ता साहब है। वो इस घर का स्तून थे, उनके जाते ही औरत अकेली हो गई। मैंने जानबूझकर फोन पर आपसे संगदिली दिखाई, मैंने झूठ बोला कि हमें लाश नहीं चाहिए ताकि आप यहाँ ना आए और इस औरत को कोई सहारा न मिल सके। मैंने इनके दरमियान नफरत की दीवार खड़ी की ताकि उनका मान टूट जाए। जैकम की आंखों में एक वहशियाना शैतानी चमक थी। सिर्फ यही नहीं भाभी, आपको पता है सबा की शादी कैसी? उसने जिस अमीर लड़के से शादी की और अमेरिका गई, वो लड़का जिस्मानी तौर पर मजबूर था। मैंने जानबूझकर अपनी बहन का रिश्ता वहां करवाया ताकि वो सारी जिंदगी इस घुटनों और बेबसी में गुजारे जो मैंने इस घर में गुजारी थी। मैंने एक एक करके सबको उनकी औकात दिखा दी। और रही बात इस बूढ़ी औरत की, तो अब मैं इसके किए की सजा दे रहा हूँ। उसने मुझे अपनी जिंदगी को तंग कर दिया,
اب میں نے اسے وہیل چیئر، اس گندگی اور اس خاموشی میں قید کر دیا ہے۔ اس کے پاس یہ محل نما گھر ہے، یہ دولت ہے، مگر اس کے پاس وہ بیٹا نہیں ہے جسے اس نے نوکر بنا کر رکھا تھا۔ اب یہ تڑپتی ہے، بولنا چاہتی ہے، مگر فالج نے اس کی زبان چھین لی ہے۔ یہ خدا کا انصاف ہے بابی، یہ مکافات عمل ہے۔ وہ تلخی سے ہنسا، ساس کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھو اسے، اب اس کی رال ٹپکتی ہے، یہ بول نہیں سکتی، یہ ہل نہیں سکتی، یہ اپنی دولت کو روتی ہے یا اپنی قسمت کو، مجھے نہیں معلوم، مگر مجھے دلی سکون ملتا ہے اسے اس حال میں دیکھ کر۔ اس نے میری ماں کو رلایا تھا، آج یہ خود رو رہی ہے۔ میں لرز کر رہ گئی، انتقام کی یہ آگ اتنی ہولناک ہو سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ زیگم نے اپنی زندگی کے کئی سال ایک اداکار کی طرح گزارے تھے، اب وہ ایک ایسا جال بن چکا تھا جس میں پورا خاندان سس کرا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اس کے دادا کے ساتھ ملوانے آئی ہوں، مگر یہاں تو صرف نفرتوں کے ڈھیر تھے اور ایک ایسا بیٹا جو اب خود ایک ظالم بن چکا تھا۔ زیگم کہنے لگا، بابی اب آپ یہاں سے چلیے، آپ کا یہاں کچھ نہیں ہے، یہ سارا جاؤ جلال، یہ گھر، یہ جائیداد اب قانونی طور پر میری ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت ذلت سہی ہے، اب میری باری ہے، میں دوسروں کو ذلیل کروں گا۔ اس کے لہجے میں ایسی حاکمیت اور سختی تھی کہ مجھے اپنی اور اپنی بیٹی کی سلامتی کا خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ سختی سے تھام لیا اور اس منحوس گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جاتے جاتے میں نے ایک آخری نظر اپنی ساس پر ڈالی، ان کی ساکت آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ کر ان کے گندے رخساروں پر گر رہے تھے۔ وہ شاید مجھے بتانا چاہتی تھی کہ انہوں نے جو بویا تھا وہی آج کاٹ رہی ہے۔ وہ ممتا جو کبھی شوکت کے لیے تھی، آج زیگم کی نفرت کے سامنے بےبس تھی۔ مکافات عمل کا یہ پہیہ اتنی بے رحمی سے گھوما تھا کہ سب کچھ کچل کر رکھ دیا تھا۔ میں اس پور شکوہ محل سے باہر نکل آئی، مگر میرے کانوں میں زیگم کی وہ تلخ ہنسی اور ساس کی خاموش چیخیں اب بھی گونج رہی تھی۔ زندگی نے مجھے ایک بہت بڑا سبق سکھا دیا تھا کہ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا مالک کیوں نہ بنا ڈالے، اگر اس کے بنیاد دوسروں کے دکھوں پر ہوگی تو انجام ایسے ہی عبرتناک ہوگا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے خود ہی میری بیٹی کا ایسا اس کے نام کر دیا تھا، جس کی مدد سے میں نے اپنا بزنس کرنا شروع کر دیا اور باقی کی زندگی اپنی بیٹی کے لیے وقف کر دی، کیونکہ اب نہ تو دوسری شادی کر سکتی تھی، نہ کسی اور مرد کو وہ محبت دے سکتی تھی جو مجھے اپنے شوہر سے تھی۔ بس اب یہی میری زندگی کا مقصد تھا۔